नाज़रीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अज़हर नवाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन्नू का एक्सपोर्ट क्वालिटी ए ग्रेड का फल कैसे हासिल किया जा सकता है। हम अपने बाग से बड़े साइज़ का और दाग धब्बों से पाक चमकदार छिलके वाला फल जो बीमारियों और कीड़ों से पाक हो वो कैसे हासिल कर सकते हैं। हम अपने फल का साइज़ जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी बड़े साइज़ का दाग धब्बों से पाक और अच्छी क्वालिटी का फल पैदा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जी नाज़रीन, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक्सपोर्ट क्वालिटी फल या ए ग्रेड का फल किसे कहते हैं। ए ग्रेड या ए क्वालिटी का फल या एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल उस फ्रूट को हम कहेंगे जिसके छिलके के ऊपर कोई दाग धब्बे ना हों, कोई निशानात ना हों, फल चमकदार हो और फल का साइज़ जो है वो दरमियाने से बड़ा हो, तो उस फल को हम कहेंगे कि ये ए क्वालिटी का और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो है वो फल है। अब ये एक्सपोर्ट क्वालिटी या ए ग्रेड पैदा करना क्यों ज़रूरी है? डेफिनेटली हमारे सब किसान दोस्तों को प्रॉफिट जो है वही चाहिए होता है, वो इसीलिए फल जो है वो पैदा करते हैं ताकि अपने बाग से जो है अच्छी क्वालिटी का फल बेच के बेहतर मुनाफा जो है वो कमा सकें। तो एक सर्वे के दौरान हमने किन्नू फैक्ट्रीज़ विज़िट की और उनसे जानना चाहा कि आप किन्नू को कितने ग्रेड्स में तकसीम करते हैं और उसका फिर आप फार्मर से किस रेट पे ख़रीदते हैं। तो एक फैक्ट्री वाले ने हमें बहुत तफसील से मालूमात दी और उन्होंने ये बताया कि हम जो फल साफ़ सुथरा होगा, चमकदार होगा, जिसका साइज़ दरमियाने से बड़ा होगा, यानी जिसके 10 किलो की पेटी होती है ना पैकिंग की, जिसमें 48 दाने, 54 दाने और इवन 60 दाने तक भी आ जाएंगे, ये दरमियाने साइज़ का फल, बड़े और दरमियाने साइज़ का फल काउंट होगा। तो ये वाला फ्रूट जो है वो उस वक्त 1000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से ख़रीद रहे थे। लमसम यानी बाग से जैसे आएगा तो ये वाला फ्रूट ए ग्रेड वाला उसमें से जितना निकलेगा उसका रेट 1000 रुपये फ़ी मन लगेगा। इसी तरह जो बी ग्रेड का होगा जिसका साइज़ तो दरमियाना बड़ा है लेकिन जिसके ऊपर जो है किसी हद तक दाग धब्बे मौजूद हैं, वो वाला फ्रूट जो है वो 1000 रुपये मन की बजाय 500 रुपये फ़ी मन ख़रीदा जाएगा। और ऐसा फल जिसका साइज़ भी बहुत छोटा है और जिसकी सतह के ऊपर जो है थ्रिप्स के अटैक की वजह से, स्कैब की वजह से, जिसे हमारे दोस्त वायरस भी कह देते हैं, एक्चुअली वो वायरस नहीं है, वो स्कैब जो है ये एक फफूंदी से फैलने वाली बीमारी है। ये दाग धब्बों वाला और छोटे साइज़ का ये जो फल है इसे सी ग्रेड का काउंट किया जाएगा और इसका रेट जो है वो बी ग्रेड का भी आधा होता है। यानी ए ग्रेड का फल अगर 1000 रुपये बिक रहा है, बी ग्रेड वाला जो है वो 500 रुपये फ़ी मन बिकेगा और सी ग्रेड वाला जो है ये आम तौर पर फ्रेश पर्पज़ के लिए या खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये वाला फ्रूट जो है वो फैक्ट्री से अलहदा करके फिर उसे जो है ना जूस बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है और इसका रेट जो है वो आम तौर पर 250 रुपये फ़ी मन जो है वो होता है। तो कहने का मकसद यह है कि रेट जो है हर साल कम या ज़्यादा होते रहते हैं, बाज़ औक़ात 2000 रुपये मन भी बिक जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ए ग्रेड का जितना रेट होगा बी ग्रेड वाला उसके आधे रेट पे बिकेगा और सी ग्रेड वाला जो है वो बी ग्रेड के भी आधे रेट पे बिकेगा। तो इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए हमें कौन सा फल जो है, किस ग्रेड वाला फल वह ज़्यादा पैदा करना होगा। तो किन्नू फैक्ट्रीज़ वाले ये रिपोर्ट करते हैं, वो ये बताते हैं कि हम जो भी बाग से फल ख़रीद के लाते हैं आम तौर पर उसमें से 10 से लेके 25 और बड़ी हद तक जो बहुत अच्छा क्वालिटी का बाग हो उसमें 30% तक जो है वो ए ग्रेड का फल होता है। अदरवाइज़ जो है वो ज़्यादातर बागात में 10% से लेके 20% तक जो है वो ए ग्रेड का फ्रूट निकलता है, जबकि बाकी जो है वो बी ग्रेड और सी ग्रेड वाला होता है। तो इस तरह जो है हमारे फार्मर्स को मुनाफा कम होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का फल पैदा कर लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। सरगोदा और उसके गिरदोनवाह में जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका ये सिस्टम भी मौजूद है कि आप अपना बाग जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री को अपना फ्रूट सेल कर सकते हैं
اور وہ تڑائی کروا کے لے جائیں گے. اس میں جتنا اے گریڈ آپ کا فروٹ نکلے گا اس کا آپ کو اے گریڈ والا ریٹ لگایا جائے گا, جتنا بی گریڈ والا فروٹ نکلے گا اس کا بی گریڈ والا ریٹ ملے گا, اور جتنا سی گریڈ والا نکلے گا اتنا حساب سے جو ہے آپ کو سی گریڈ والا ریٹ دیا جائے گا. اب آتے ہیں کہ یہ اے گریڈ کا فروٹ پیدا کیسے کرنا ہے. کنوں کے چھلکے کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی طرح کے کوئی نشانات نہیں ہونے چاہیے. تو یہ نشانات بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی جی موٹی موٹی جو ہے وہ 3 وجوہات ہیں. سب سے اہم جو ہے اس میں پھپھوندی سے پھیلنے والی بیماریاں جیسا کہ سٹرس سکیب جس کو ہمارے دوست وائرس بھی کہہ دیتے ہیں. دوسری بیماری جو ہے وہ میلانوز ہے. یہ دونوں جو ہے فنگس یا پھپھوندی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں. تو یہ فروٹ کی سرفیس کے اوپر جو ہے وہ داغ دھبے جو ہے وہ بنا دیتی ہیں, جس سے جو ہے فروٹ کی شکل خراب ہو جاتی ہے. فروٹ کی سطح کے اوپر داغ دھبوں کی دوسری وجہ تھرپس کا حملہ ہے. تھرپس ایک کیڑا ہے اور یہ فروٹ کی جو ڈنڈی والی سائیڈ ہے پھل بننے کے فوراً بعد یعنی اپریل کے مہینے میں اس کا حملہ ہوتا ہے. پھل کی ڈنڈی کے قریب اور اس کے نیچے چھپ کے یہ جو کیڑا ہے یہ پھل کی سطح کو کھرچ لیتا ہے. تو جب فروٹ کا سائز بڑھتا ہے تو یہ دائرہ جو ہے وہ باہر نظر آ جاتا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ فروٹس دکھائے گئے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے یہ دائرہ موجود ہے. اب یہ والا فروٹ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ ایکسپورٹ کوالٹی کنسیڈر نہیں ہو سکتا. یہ بی گریڈ کا کاؤنٹ کیا جائے گا, اس کا ریٹ آپ کو کم ملے گا. تو اب یہ والا فروٹ اندر سے اس کے جوس کنٹینٹ سے اس کی کوالٹی سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کی باہر سے یہ دائرہ یا اوپر اس کو کڑا بھی بول دیتے ہیں ہمارے فارمرز, یہ موجود ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ نہیں ملتا. تو دوسری وجہ جو ہے وہ تھرپس کا حملہ ہے. اور تیسری وجہ پودوں کے اوپر جو ہے وہ خشک شاخیں موجود ہوتی ہیں, اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو یہ خشک شاخیں جو ہے وہ چھوٹے یا درمیانے سائز کا جب فروٹ بن رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں. ٹکرانے سے جو ہے ان کی پھل کی سطح کے اوپر جو ہے وہ خراشیں لگ جاتی ہیں, اور یہ خراشیں جب فروٹ کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے نومبر میں جا کے, اس ٹائم پہ یہ اور زیادہ ویزیبل اور زیادہ پرومیننٹ اور نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے یہ ایک بہت اہم وجہ ہے. ایک سروے کے مطابق, ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 50% تک جو فروٹ کے اوپر داغ دھبے موجود ہوتے ہیں وہ ان خشک شاخوں اور پھل جو ٹہنیوں کے ساتھ شاخوں کے ساتھ لگتا ہے, تیز ہوائیں چلنے سے جو فروٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں, ٹہنوں کے ساتھ لگتے ہیں, شاخوں کے ساتھ لگتے ہیں, تو پھل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. پھل کی سطح جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ خراشیں سی پڑ جاتی ہیں جو پھر بعد میں پھل کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں. پھل کے اوپر نشانات موجود ہوتے ہیں. اب آتے ہیں کہ ہم اس تھرپس کے حملے سے اور سٹرس سکیب اور میلانوز سے اپنے باغ کو کیسے بچا سکتے ہیں. امید ہے پھول آنے سے پہلے, پودوں کی پھوٹ شروع ہونے کے بعد آپ ایک انسیکٹیسائیڈ اور فنجیسائیڈ کا سپرے کر چکے ہوں گے. ہم نے اپنی پہلے والی ایک ویڈیو میں یہ کون سے سپرے کرنے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات فراہم کی تھیں. تو اب آگے چلتے ہیں. اس وقت جو ہے پودوں پر پھول آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں, کئی جگہوں پہ پھول جو ہے وہ کھلے ہوئے بھی ہیں. اس وقت پودوں پر کوئی سپرے نہیں کرنا, ہم انتظار کریں گے. جیسے ہی جو ہے 70 سے 80% تک جو ہے پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ گر جائیں گی تو یہ نشانی ہوگی کہ اب پودے پہ پھل جو ہے, پھل کا دانہ جو ہے وہ چھوٹا سا دانہ بن گیا ہوگا, آپ دیکھ بھی سکیں گے. تو یہ تقریباً مارچ کے آخر تک یا اپریل کے پہلے ہفتے میں جو ہے چھوٹے چھوٹے پھل بن جائیں گے. اس وقت ہم نے سپرے کرنا ہے, یہی تھرپس کے حملے کا ٹائم ہوتا ہے. تو تھرپس کی وجہ سے جو فروٹ کی ڈنڈی والی سائڈ پہ کڑا بنتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے تھرپس کے لیے سپرے لازمی کرنا ہے. اب وہ کون سا سپرے ہوگا؟ تو سنجنٹا کا ایک کیمیکل ہے, سولویگو کے نام سے آ رہا ہے, اس میں تھایامیتھوکسیم اور ایبامیکٹن شامل ہیں. تو یہ آپ نے 500 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے حل کر کے پودوں پر سپرے کرنا ہے, اور سپرے کی کوریج اچھی رکھنی ہے. یہ ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہوئے ہیں. تو یہ آپ سپرے کریں گے تو اس سے جو ہے تھرپس کا حملہ وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ سپرے کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ نے سکیب اور میلانوز کے بھی اٹیک کرنے کا یہی ٹائم ہے. ان کا حملہ بھی جو ہے اسی وقت یعنی اپریل کے مہینے میں اور مئی کے مہینے میں اسی وقت ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے ساتھ سکیب اور میلانوز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے فنجی سائیڈ جو ہے وہ ضرور شامل کرنا ہے. تو فنجی سائیڈ کے طور پہ ایک بہت اچھا فنجی سائیڈ ہے ایزاکسی اسٹرابن پلس ڈائیفیناکونازول. تو یہ تقریباً 250 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے آپ نے یہ دونوں یعنی تھرپس والی دوائی بھی اور یہ سکیب اور میلانوز والی دوائی بھی, تو یہ دونوں ملا کے آپ نے ایک ہی دفعہ سپرے کرنی ہے. اور یہ اپریل کے پہلے جو 10 دن ہیں اس وقت یہ سپرے لازمی ہو جانا چاہیے. ان کے علاوہ تھرپس کے لیے آپ جو ہے
क्लोरफीनापायर का भी स्प्रे कर सकते हैं, उसकी डोज 250 मिलीलीटर फ़ी 100 लीटर है। इसी तरह एसीफेट जो है वो भी स्प्रे किया जा सकता है, तो उसकी डोज 250 ग्राम फ़ी 100 लीटर पानी है। इसी तरह स्कैब और मिलानोज़ के लिए दीगर जो दवाइयाँ हैं उनमें फुस्टाइल एलुमिनियम जो है ये 250 ग्राम फ़ी 100 लीटर पानी के हिसाब से, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये भी 250 से 300 ग्राम फ़ी 100 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे की जा सकती हैं। फल बनने के बाद यानी अप्रैल के शुरू में ये वाला जो स्प्रे है ना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने फल को बचाना चाहते हैं तो इस स्प्रे को किसी भी सूरत में स्किप ना कीजिएगा, ये स्प्रे आप ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किसान भाई को कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और अगर वो समझता है कि मैं ज़्यादा स्प्रे नहीं कर सकता और मैं साल में सिर्फ एक स्प्रे कर सकता हूँ, तो वो यही वाला जो अप्रैल के पहले हफ्ते में स्प्रे होगा या फल बनने के फ़ौरन बाद स्प्रे होगा, तो ये स्प्रे ज़रूर कीजिए अगर आप अच्छी क्वालिटी का ए ग्रेड का एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट पैदा करना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरी वजह थी कि जब हवाएं चलती हैं या आंधियाँ आती हैं तो खुश्क शाखें या पौधे की दीगर शाखें जो है वो फ्रूट की सतह के साथ टकराती हैं और फल को ज़ख्मी करती हैं। तो अब इस मसले से, ये तो एक नेचुरल सिस्टम है, इसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन इसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं। हवाओं की वजह से और शाखें टकराने की वजह से जो दाग धब्बे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए पौधों की मुनासिब शाख तराशी जो है वो बहुत ज़रूरी है। शाख तराशी पे हम पहले ही जो है 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनके थंबनेल जो है वो ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने वो नहीं देखी तो शाख तराशी के हवाले से आप ये इन्फॉर्मेशन उन वीडियोज़ में देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि शाख तराशी वैसे तो फल की तोड़ाई के बाद और नई फोट और नए फूल आने से पहले की जाती है, यानी आम तौर पर जनवरी में या फरवरी के शुरू में की जाती है। लेकिन पौधे के ऊपर जो है वो खुश्क शाखें, उनको काटने का कोई टाइम नहीं है। उनका टाइम जब भी आपको नज़र आए उनको उसी वक्त काट देना चाहिए। जिस पौधे के ऊपर खुश्क शाखें मौजूद हैं इसका मतलब है कि उस पौधे के ऊपर जो है बीमारी मौजूद है, इसलिए खुश्क शाखें जब भी नज़र आएँ उनको उसी वक्त काट देना चाहिए। इसके अलावा फल का साइज़ बढ़ाने के लिए अगर आप मुनासिब मिकदार में, मुतनासिब मिकदार में खादें अप्लाई करते हैं, पहली डोज़ आप डाल चुके होंगे फास्फोरस और पोटाश वाली खाद, ये फोट आने से पहले फरवरी के महीने में या जनवरी के आखिर में, और अब आपने फल बनने के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में जब पानी देंगे तो पानी से पहले नाइट्रोजन की दूसरी डोज़ जो है वो डाल देनी है। वो तकरीबन 1.5 बैग फ़ी एकड़ यूरिया के हिसाब से, अगर आपने 100 पौधे लगाए हुए हैं तो कम अज़ कम 1.5 बैग यूरिया फ़ी एकड़ ज़रूर डालिएगा। और अगर आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डालना चाहते हैं यूरिया की बजाय तो वो आपने 2 बोरी डालनी है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक स्प्रे भी करना है। तो हेडलैंड मल्टी के नाम से स्वात एग्रो का एक केमिकल मौजूद है, इसमें 4-5 मुख्तलिफ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो इनका एक स्प्रे आपने अप्रैल में करना है और एक स्प्रे जो है वो सितंबर में करना है। बेहतर ये है कि हेडलैंड मल्टी जो है इसका स्प्रे आप अलहदा करें, लेकिन चूँकि कास्ट काफ़ी ज़्यादा आती है स्प्रे करने के हवाले से भी, तो आप ये इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हेडलैंड मल्टी जो है ये मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं अप्रैल के शुरू में। नाइट्रोजन की तीसरी डोज जो है वो भी आपने अगस्त के महीने में डालनी है और अगस्त में और सितंबर में इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे भी लाजमी करना है। तो अगर आप ये वाले काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप ए क्वालिटी का फ्रूट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हों तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।